हेलो बच्चों, मैं मोहन सिंह राजपूत आज की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक का भाग 2 भारतीय इतिहास के कुछ विषय, और इसका 8वां अध्याय किसान, जमींदार और राज्य हम पढ़ रहे थे। पिछली कक्षा में इसका कुछ भाग हमने पढ़ा था और हमने जाना था कि 16वीं 17वीं शताब्दी मतलब मध्यकाल में जो ग्रामीण समाज था वो कृषक समाज था। कृषि पे ही वो ज़्यादा उनकी निर्भरता थी। और आज की कक्षा में हम देखेंगे कि जो कृषि समाज था उसमें महिलाओं की क्या भूमिका थी। तो जो मध्यकालीन कृषक समाज था उसमें कृषि समाज में महिलाओं की किस तरह की भूमिकाएं थी, क्या कार्य करती थी, ये आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो देखिए, कृषि समाज में महिलाएं क्या कार्य होते थे महिलाओं के। तो कहीं ना कहीं उस कृषि समाज में भी महिला और पुरुषों के बीच कार्यों का थोड़ा सा विभाजन हो रखा था। जो ज़्यादा भारी और मेहनत के काम होते थे अक्सर वो पुरुष कर लेते थे, और इसके अलावा जो थोड़े और कार्य बच जाते थे उनको महिलाएं, जैसे खेत में हल चलाना, जुताई करना, ये मर्दों के काम माने जाते थे। और फिर उनमें बीज डालना, फसल की निराई गुड़ाई करना, फसल की कटाई करना और फिर फसल से दाने अलग करना जब फसल पक जाती है, तो ये कार्य महिलाएं करती थी। हालांकि महिलाओं के कार्य भी बहुत मेहनत के थे, लेकिन फिर भी थोड़ा विभाजन हमें देखने को मिलता है कृषि कार्यों में भी। तो देखिए, उत्पादन की प्रक्रिया, खेत में जब कुछ पैदा करते थे, उत्पादन करते थे, तो उस उत्पादन की प्रक्रिया में मर्द और महिलाएं खास किस्म की भूमिकाएं अदा करते थे। दोनों बराबर काम करते थे, लेकिन थोड़ा सा उनके कार्य में विभाजन था। विभाजन कैसे था? मर्द खेत जोतते थे, वह हल चलाते थे, और महिलाएं बुआई, निराई, कटाई के साथ साथ पकी हुई फसल का दाना निकालने का काम भी करती थी। तो दोनों, महिला और पुरुष दोनों ही बराबरी का काम करते थे खेतों में, लेकिन उनके कार्यों में थोड़ा सा विभाजन था। खेतों की जुताई और हल चलाना अक्सर मर्दों के काम थे, और फिर फसल बीज डालना, फसल की निराई गुड़ाई करना, फसल की कटाई करना और पकी हुई फसल से उसके बीज अलग करना, ये कार्य अक्सर महिलाओं के होते थे। आगे बात करें तो जब छोटी छोटी ग्रामीण इकाइयों का और किसान की व्यक्तिगत खेती का विकास हुआ, तब घर परिवार के संसाधन और श्रम उत्पादन की बुनियाद बने। तो देखिए, हमने बात की थी कि उस समय मध्यकाल में जमीन बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उस पर खेती करने के संसाधन बहुत कम थे। मशीनें नहीं थी, ट्रैक्टर वगैरह नहीं थे, इसलिए खेती करना बहुत ही मेहनत का कार्य होता था, कृषि कार्य, जिसमें बहुत ज़्यादा संसाधन चाहिए, बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती थी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती थी। सिंचाई के साधन भी बहुत मुश्किल से उपलब्ध हो पाते थे, इसलिए केवल पुरुष खेती नहीं कर सकते थे। घर के जितने भी संसाधन हैं, चाहे महिला हो, बच्चे हो, पुरुष हो, सभी को खेती के कार्य में लगना पड़ता था, तभी कृषि उत्पादन हो पाता था। तो वही हम पढ़ रहे हैं कि जब छोटी छोटी ग्रामीण इकाइयों और किसान की व्यक्तिगत खेती का विकास हुआ, जो वो व्यक्तिगत उसकी जमीन हुई, उसको जमीन का मालिकाना हक मिला, तो वो व्यक्तिगत खेती करने लग गया। और तब घर परिवार के संसाधन और श्रम उत्पादन की बुनियाद थे। घर में जो संसाधन है, जितने सदस्य हैं, वो मिलके ही खेती करते थे। कोई उनके पास मशीनें नहीं होती थी, जैसे बैल है घर में तो वो भी एक संसाधन है, महिला है तो वो भी एक संसाधन है, वो भी अपना योगदान देंगे कृषि उत्पादन में। आगे बात करें, ऐसे में क्योंकि संसाधन की बहुत कमी थी, मशीनें थी नहीं, तो जितने भी पुरुष, महिला या बैल उनके पास होते थे, सबके सब मिलके खेती करते थे। तो ऐसे में लिंग बोध के आधार पर आमतौर पर किया जाने वाला फर्क, जो लिंग के आधार पर जो आमतौर पर फर्क किया जाता है, जैसे क्या फर्क किया जाता है कि घर के लिए महिलाएं और बाहर के लिए मर्द, घर के काम महिलाएं करें और बाहर के काम मर्द करें, ये जो विभाजन था ये लगभग खत्म हो गया था उस समय के लिए। क्यों? क्योंकि खेतों में काम करना केवल पुरुषों के बस की बात नहीं थी, क्योंकि संसाधनों की कमी थी, इसलिए महिलाओं को भी खेती के काम में लगाया जाता था। मुमकिन नहीं था ये जो विभाजन था कि घर के काम महिला करेगी और बाहर के काम मर्द करेंगे, ये विभाजन अब मुमकिन नहीं था, सबको मिलके खेती करनी होती थी। फिर भी महिलाएं चाहिए पुरुषों के कंधे से कंधा मिला के सारा काम करती थी। फिर भी महिलाओं की जैव वैज्ञानिक क्रियाओं को लेकर लोगों के मन में पूर्वाग्रह बने रहे, लेकिन फिर भी महिलाओं को बराबरी का अधिकार, पुरुषों के बराबर उनको अधिकार नहीं मिलता था। बहुत सारे जो रूढ़िवादी लोग होते थे वो पूर्वग्रह से ग्रसित थे। वो महिलाओं के बारे में उनकी पहले से ही कोई धारणा बनी हुई थी, उन धारणाओं को वो मानते थे, मतलब उनकी रूढ़िवादी सोच थी
कुछ लोगों की। और वो रूढ़िवादी सोच क्या थी, तो देखिए किस तरह से थी कि पश्चिमी भारत में, जो पश्चिमी भारत है वहां पर राजस्वाला जो महिलाएं होती है, मतलब मासिक धर्म के समय महिलाओं का जो मासिक धर्म आता है उसे यहाँ राजस्वाला कहा गया है। तो पश्चिमी भारत में जब महिलाओं के मासिक धर्म आता है उस समय महिलाओं को हल व कुम्हार का चाक छूने की इजाजत नहीं होती थी। मतलब उस समय महिलाओं को अपवित्र माना जाता था। ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन ये एक रूढ़िवादी सोच थी, एक पूर्वाग्रह था कि ऐसा होता आया है तो ऐसा ही हम मानते रहेंगे। तो जब महिलाएं राजस्वाला होती थी, उनके मासिक धर्म आता था, तो पश्चिमी भारत में मान्यता थी कि महिला हल को नहीं छूती थी और कुम्हार के चाक जो जिसे पवित्र माना जाता था उनको वह हाथ नहीं लगा सकती थी। इसके अलावा बंगाल में भी कुछ ऐसी धारणाएं चल रही थी। बंगाल में मासिक धर्म के समय महिलाएं पान के बागान में नहीं घुस सकती थी। जो पान के पत्ते हैं जहाँ से पत्ते तोड़ती थी महिलाएं, मासिक धर्म के समय उन्हें पान के बागान में नहीं घुसने दिया जाता था। आगे बात करें, महिलाओं के और ऐसे कुछ काम थे जिन्हें महिलाएं ही करती थी, पुरुष अक्सर उन कामों को नहीं करते थे, जैसे सूत कातने, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को साफ करने और गूंदने। कुम्हार जब बर्तन बनाता है तो बर्तन बनाने का काम चाक के ऊपर अक्सर मर्द करते हैं, लेकिन मिट्टी को तैयार करना, उसको छानना, उसको गूंदना, गीला करना, ये सारे कार्य महिलाएं करती थी और आजकल भी ऐसा है समाज में कहीं ना कहीं। और कपड़ों पर कढ़ाई का कार्य करना जैसे दस्तकारी के काम उत्पादन के ऐसे पहलू थे जो महिलाओं के श्रम पर ही निर्भर थे। तो ये जो उत्पादन के कार्य हैं क्या क्या है, सूत काटना, जो मिट्टी के बर्तन बनेंगे तो मिट्टी को छानना, तैयार करना, गूंथना और कपड़ों पर कढ़ाई करना, ये कुछ ऐसे कार्य थे जो पूरी तरह महिलाओं के पर ही निर्भर थे। शादीशुदा महिलाओं की कमी थी। मध्यकाल में 16वीं 17वीं शताब्दी में शादीशुदा महिलाओं की बहुत कमी थी। आज भी लिंग अनुपात बहुत कम है, लड़कियों की आज भी कमी है, बहुत सारे लड़कों की शादी मुश्किल से हो पाती है, लेकिन उस समय भी ऐसा ही था। देखिए, शादीशुदा महिलाओं की कमी थी। क्यों थी कमी? उस समय इसलिए कमी थी कि बहुत तरह की बीमारियां महिलाओं में फैल जाती थी। महिलाएं जो हैं वो कुपोषण का शिकार होती थी और बहुत सारे जब उनके बच्चे होते थे तो प्रसव के दौरान उनके शरीर में बहुत कमजोरियां आ जाती थी और समय से पहले ही महिलाएं अक्सर मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी, जिससे शादीशुदा महिलाओं की संख्या कम होती थी क्योंकि बहुत सारी महिलाएं प्रसव के दौरान ही उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो देखिए क्या परिवर्तन आए फिर इससे कि शादीशुदा महिलाओं की कमी थी। क्यों कमी थी? क्योंकि कुपोषण था उनके शरीर में, उनका शरीर हष्ट-पुष्ट नहीं होता था, पूरा पोषण उनको नहीं मिल पाता था, तो अनेक तरह की बीमारियां उनके शरीर में हो जाती थी। इसके अलावा बार बार मां बनने और प्रसव के वक्त मौत की वजह से महिलाओं में मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी। जन्म दर भी ज़्यादा थी, खूब पैदा भी होती थी, तो मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए शादीशुदा महिलाओं की कमी थी। आगे बात करें कि इससे किसान और दस्तकार समाज में ऐसे सामाजिक रिवाज पैदा हुए जो संभ्रांत समूहों से बहुत अलग थे। अब जब शादीशुदा महिलाओं की कमी है तो कुछ नए रिवाज पैदा हुए। किसान और दस्तकार समूह, मतलब जो निम्न तबके के समूह थे, उनमें कुछ नए रीति रिवाज पैदा हुए जो संभ्रांत समूहों से बहुत अलग थे। इनमें होता क्या था कि कभी ऐसा होता था कि जब शादी होती थी तो महिला पक्ष की तरफ से, वधू पक्ष की तरफ से वर पक्ष को दहेज दिया जाता था। लेकिन जब महिलाओं की कमी है तो उल्टा होता था कि वर पक्ष की तरफ से बहुत सारे पैसे देकर शादी की जाती थी। इसे क्रय विवाह कहते थे। तो देखिए, कई ग्रामीण संप्रदायों में शादी के लिए दुल्हन की कीमत अदा करने की जरूरत होती थी, न कि दहेज। कुछ नए रीति रिवाज पनपे क्योंकि शादीशुदा महिलाओं की बहुत जल्दी मृत्यु हो जाती थी, मृत्यु दर ज़्यादा थी, शादीशुदा महिलाओं की कमी थी। अगर जल्दी कोई महिला मर गई है तो दूसरा विवाह अगर पुरुष को करना है तो वो दुल्हन की कीमत देता था, फिर उसका विवाह होता था। दहेज नहीं, बल्कि उल्टा कीमत देनी पड़ती थी दुल्हन की। तो ये नई रीति रिवाज भी शुरू हो गए थे उस समय। स्थापित रिवाजों के मुताबिक घर का मुखिया मर्द होता था। ऐसे रिवाज भी थे कि घर का मुखिया मर्द होता था और जो घर के मर्द हैं वो पूरी तरह से महिलाओं पर अपना नियंत्रण स्थापित करके रखते थे। इस तरह महिला पर परिवार और समुदाय के मर्दों द्वारा पुरजोर काबू रखा जाता था। तो ये हमने पढ़ा कि महिलाओं की स्थिति कैसी थी। आगे हम बात करें तो जंगल और कबीले।
अब तक हमने केवल कृषक समाज की बात की है, उनमें महिलाओं की क्या स्थिति थी ये भी बात की है, लेकिन हम बात करें कि कृषक समुदाय के अलावा, मतलब समतल जमीन के अलावा भी बहुत सारी ऐसी जमीन थी जो जंगली प्रदेश थे या जहां पर झाड़ी थे या पहाड़ थे, उन क्षेत्रों का जीवन कैसा था, वो किस तरह फिर मुगल साम्राज्य से प्रभावित हो रहे थे मध्यकाल में, ये हम समझते हैं। तो देखिए, बसे हुए गांवों के परे, वो गांव जो पूरी तरह बसे हुए थे, जिनके पास अच्छी ज़मीन थी जिसमें वो खेती करते थे, तो कुछ ऐसे समुदाय भी थे जो बसे हुए नहीं थे, वो जंगल में घुमक्कड़ जीवन जीते थे, उन्हें जंगली कहते थे। अब यहाँ पर जंगली से तात्पर्य ये नहीं है कि वो असभ्य या बर्बर लोगों को जंगली कहेंगे, नहीं, यहाँ जंगली उन लोगों को नाम दिया गया है जिनकी जीविका जंगल से प्राप्त उत्पादों से ही चलती थी। तो उनका घुमक्कड़ जीवन होता था जंगल में, उनके पास अच्छी भूमि नहीं होती थी खेती करने के लिए, उनकी बात अब हम करेंगे। तो देखिए, बसे हुए गांवों से परे जो जंगली प्रदेश था उनकी क्या स्थिति थी। ग्रामीण भारत में बसे हुए लोगों की खेती के अलावा भी और बहुत कुछ था। जमीन के विशाल हिस्से जंगल या झाड़ियों से भी घिरे थे, बहुत बड़ी जमीन के हिस्से जंगल और झाड़ियों से भी घिरे हुए थे। समसामयिक स्रोतों से, उस समय के जो कुछ स्रोत हैं, जो सर्वेक्षण ग्रंथ हैं, उनसे हमें कुछ ऐसा पता चलता है। तो समसामयिक स्रोतों से मिली जानकारी के आधार पर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह औसत करीब करीब 40% था। कौन सा औसत 40% था? कि जो ज़मीन थी कुल, उसमें से जंगली प्रदेश लगभग 40% था, मतलब 60% भूमि तो समतल भूमि थी जो बसे हुए गांवों के नियंत्रण में आती थी, और जंगली प्रदेश कितने थे? लगभग 40% थे। उस समय के स्रोतों से, किताबों से हमें कुछ ऐसी जानकारी मिली है। समसामयिक रचनाएं जंगल में रहने वालों के लिए जंगली शब्द का इस्तेमाल करती हैं। उस समय की जो रचनाएं हैं वो जंगल में रहने वाले लोगों के लिए जंगली शब्द का इस्तेमाल करती हैं। अब यहाँ जंगली से तात्पर्य ऐसा नहीं है कि असभ्य या बर्बर लोगों को अक्सर हम जंगली कह देते हैं। यहाँ जंगली से क्या तात्पर्य है? देखिए, उन दिनों इस शब्द का इस्तेमाल, किस शब्द का? जंगली शब्द का इस्तेमाल की बात कर रहे हैं। तो उन दिनों मतलब मध्यकाल में इस शब्द का इस्तेमाल ऐसे लोगों के लिए होता था जिनका गुजारा जंगल के उत्पादों, शिकार और स्थानांतरित खेती से ही होता था। मतलब पूरी तरह उनकी जीविका के साधन जंगल ही थे, जंगल में वो घूमते रहते थे, बहुत सारे उत्पाद जंगल से प्राप्त करते थे, स्थानांतरित कृषि करते थे, जंगल को जलाया, साफ किया, खेती की, कुछ वर्ष बाद उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह खेती की, तो इस तरह की खेती करते थे, या शिकार और जंगल से अन्य उत्पाद प्राप्त करके ही वो मतलब अपनी जीविका चलाते थे। तो उन लोगों के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया था? जंगली शब्द का। लगातार एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहना इन जंगलों में रहने वाले कबीलों की एक खासियत थी। घूमते रहते थे, वो एक जगह नहीं रहते थे। आगे बात करें, हम बाबर की आत्मकथा बाबरनामा की ओर देखते हैं। हम बात कर रहे हैं 16वीं-17वीं शताब्दी, जब भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित था, और मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बाबर के द्वारा। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा भी लिखी थी बाबरनामा के नाम से। तो उस बाबरनामा में वो क्या लिखता है इन जंगली प्रदेशों के बारे में? तो देखिए, हम बाबर की आत्मकथा बाबरनामा की ओर देखते हैं, जो कहता है कि जंगल एक ऐसा रक्षा कवच था जिसके पीछे परगनों के लोग कड़े विद्रोही हो जाते थे और कर अदा करने से मुकर जाते थे। बाबर कहता है कि इतने घने जंगल थे और ये जंगल लोगों के लिए रक्षा कवच का काम करते थे। कई बार परगने के लोग, मतलब परगना एक तहसील को कह सकते हैं, तो परगने के लोग कभी जब कर नहीं देते थे, विद्रोही हो जाते थे, जब सेना उनके ऊपर हमला करती थी, तो वो जंगलों में चले जाते थे, और जंगलों में सेना का, मुगल सेना का जाना मुश्किल होता था। तो जंगल क्या है? एक ऐसे रक्षा कवच थे कि परगनों के लोग विद्रोही होकर उनमें जाकर छिप जाते थे। तो घने जंगलों की बात कर रहा है बाबर। अब देखो, परगना होता क्या है? परगना मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक मंडल था। एक तरह से एक तहसील को परगना कहा जाता था, जिले को सरकार कहा जाता था। तो परगना मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक मंडल होता था। ठीक है, देखिए बच्चों आगे, जंगलों में घुसपैठ। अब जंगल के लोग भी किस तरह राज्य से प्रभावित हो रहे थे, इसकी बात अब हम करेंगे कि जंगल में घुसपैठ हो रही थी राज्य की, वो कैसे हुई? देखो, जंगल में बाहरी ताकतें कई तरह से
घुसती थी। पहला है हाथियों की जरूरत। जो राज्य की सेना होती थी, शाही सेना होती थी, उसको हाथियों की जरूरत होती थी और हाथी जंगल में रहते थे। तो सेना के लोग जंगलों में घुसते थे हाथियों को पकड़ने के लिए, ताकि सेना में ज़्यादा से ज़्यादा हाथी हो तो उनकी सेना मजबूत रहेगी। तो हाथियों को पकड़ने के लिए वो जंगल में जाते थे, जिससे जंगल में रहने वाले लोगों के जीवन में को प्रभावित होता था उनका जीवन। तो देखिए, हाथियों की जरूरत, राज्य को सेना के लिए हाथियों की जरूरत होती थी, इसलिए जंगल वासियों से ली जाने वाली पेशकश में अक्सर हाथी भी शामिल होते थे। अगर जंगल वाले कभी राजा के सामने आते थे तो उपहार लेके आते थे और राजा को वो उपहार में हाथी दे दिया करते थे, जिससे राजा बहुत खुश होता था। मतलब जंगल में राज्य की घुसपैठ हो रही है हाथी प्राप्त करने के लिए। दूसरी बात करें शिकार अभियान के लिए, राजा शिकार खेलने जाते थे तो वो जंगलों में लंबी लंबी दूरी की यात्रा करते थे शिकार के लिए। तो इस तरह जंगलों में घुसपैठ हो रही थी राज्य की। क्या लिखते हैं मुगल इतिहासकार? जो दरबारी इतिहासकारों की माने तो शिकार अभियान के नाम पर बादशाह अपने विशाल साम्राज्य के कोने कोने का दौरा करता था। तो इस तरह जंगलों में घुसपैठ करते थे, या तो हाथी पकड़ने के बहाने, हाथियों की जरूरत होती थी तो वो जंगली लोग उपहार में उनको हाथी देते थे, ऐसा भी होता था। राजा शिकार खेलने जंगल में जाता था, हर कोने कोने में घूमता था वो। और बात करें वाणिज्यिक खेती का असर भी बाहरी कारक के रूप में जंगलवासियों की जिंदगी पर पड़ता था। वाणिज्यिक खेती, वाणिज्यिक खेती का मतलब है जंगल में मिलने वाले कुछ ऐसे उत्पाद जिनको जब बेचते थे तो नगद रकम की प्राप्त होती थी। जैसे जंगल के उत्पाद जैसे शहद, मधुमोम और लाख की बहुत मांग थी। व्यापारी इनको जब इकट्ठा करते थे, जंगली लोगों से खरीदते थे और दूसरे लोगों को बेचते थे, तो अच्छी मांग थी आम जनता में और विदेशों में इन चीज़ों की। तो ये क्या हो गई, ये नकदी फसलें हो गई, एक तरह से वाणिज्यिक खेती हो गई, या जंगल से प्राप्त वाणिज्यिक वस्तुएं हो गई जिनकी अच्छी कीमत मिलती थी। और इसलिए जो लोग थे, गांव के लोग, वो भी जंगलों में इन चीज़ों को इकट्ठा करने जाते थे या जंगली लोगों से वो इनको खरीदते थे। तो जंगली लोग राज्य और आम लोगों के संपर्क में आने लग गए, व्यापारियों के भी संपर्क में वो आने लग गए। आगे बात करें, सामाजिक कारणों से भी जंगलवासियों के जीवन में बदलाव आया। कुछ ऐसे सामाजिक कारण भी थे जिनसे जंगलवासियों के जीवन में बदलाव आया। ये सामाजिक कारण क्या थे? देखिए, कबीलों के भी सरदार होते थे। जंगल में जो कबीले होते थे, झुंड होते थे जंगल में लोगों के, उनका भी एक सरदार होता था। अब वो सरदार है बहुत कुछ ग्रामीण समुदायों के बड़े बड़े आदमियों की तरह ही कौन होता था, उनका भी कबीलों का सरदार होता था। कई कबीलों के सरदार जमींदार बन गए और कुछ तो राजा भी हो गए थे, राजा भी बन गए थे जंगल के कबीलों के सरदार। और फिर वो अपने कबीले के लोगों को कहते थे कि चलो दूसरे कबीले के लोगों से युद्ध करना है। तो इस तरह वो दूसरे लोगों पे संपर्क में आते रहे जंगल के लोग। तो ये सामाजिक कारण है। ऐसे में उन्हें सेना खड़ी करने की जरूरत पड़ती थी। किनको? जो सरदार जमींदार बन गए थे या राजा बन गए थे कबीले के सरदार, अब उनको सेना की जरूरत पड़ती थी। उन्होंने अपने ही खानदान के लोगों को सेना में भर्ती किया या फिर अपने ही भाई बंधुओं से सैन्य सेवा की उन्होंने मांग की, और फिर वो लड़ने जाते थे तो दूसरे लोगों के संपर्क में आते थे। इस तरह जंगल में दूसरे लोगों की घुसपैठ बढ़ती ही चली गई थी। आगे बात करें जमींदार। अब ये जमींदार क्या होते थे? वैसे हमारी जो इतिहास की पाठ्य पुस्तक का भाग 3 है उसमें जमींदारी और बंगाल की जमींदारी व्यवस्था के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है, लेकिन यहाँ मध्यकाल में जमींदारी व्यवस्था की भी बात हम यहाँ करने वाले हैं। तो देखिए, मुगल भारत में कृषि संबंधों की हमारी दास्तान तब तक अधूरी रहेगी जब तक गांव में रहने वाले एक ऐसे तबके की बात न कर लें जिनकी कमाई खेती से आती थी, लेकिन जो कृषि उत्पाद में सीधे हिस्सेदारी नहीं करते थे। मतलब उनके पास बड़ी बड़ी ज़मीनें होती थी लेकिन वो खुद खेती नहीं करते थे, खुद कृषि उत्पादन नहीं करते थे, लेकिन उनका पूरा खर्चा कृषि से ही चलता था। वो एक अमीर वर्ग था, शक्तिशाली वर्ग था, प्रभुत्वशाली वर्ग था गाँवों में किसानों के बीच, और वो वर्ग कौन सा था? जमींदार। अब ये जमींदारी कैसे मिलती थी, क्या होती थी? तो देखिए आगे, ये जमींदार थे। ये वर्ग कौन सा था? जो शक्तिशाली प्रभुत्वशाली वर्ग था वो था जमींदार, जो अपनी जमीन के मालिक होते थे। बहुत बड़ी बड़ी जमीनें इनके पास होती थी, अपनी जमीन के मालिक होते थे। इतनी जमीन होती थी कि ये खुद अपनी जमीन पे खेती नहीं करते थे बल्कि दिहाड़ी मजदूरों से अपनी जमीन पर खेती करवाते थे। और जिन्हें ग्रामीण समाज में
ऊंची हैसियत की वजह से कुछ खास सामाजिक और आर्थिक सुविधाएं भी मिली हुई थी। अमीर था, शक्तिशाली थे, प्रभुत्वशाली थे, इसलिए जो ग्रामीण समाज में इनकी विशेष प्रतिष्ठा थी और इसलिए इन्हें कुछ सामाजिक आर्थिक सुविधाएं भी मिलती थी। जमींदारों की बढ़ी हुई हैसियत के पीछे एक कारण जाति था। तो जमींदार इतने ताकतवर, इतनी हैसियत क्यों थी उनकी गांव में? क्योंकि वो उच्च जाति से संबंधित होते थे। जब मुगलों का शासन था तो अक्सर वो मुगल राजवंश से संबंधित होता था या राजपूत होता था, मतलब उच्च जाति से संबंधित होने के कारण जो जमींदार थे उनका विशेष प्रभुत्व होता था, गांव में विशेष सुविधाएं उनको मिलती थी। तो बात कर रहे हैं कि इनकी हैसियत के पीछे एक कारण तो क्या है? इनकी जाति जो उच्च जाति होती थी। आगे बात करें, दूसरा कारण यह था कि वे लोग, जमींदार लोग, राज्य को कुछ खास किस्म की सेवाएं देते थे। सेवाओं को यहाँ पर खिदमत कह दिया है फारसी भाषा में। तो जो जमींदार लोग थे वो विशेष प्रकार की सेवाएं राज्य को देते थे। राज्य की सेना को जब कहीं युद्ध करने जाना होता था तो जमींदार के पास भी कुछ सेना होती थी, वो अपनी सेना लेके राजा की सहायता के लिए चले जाते थे। या फिर जमींदार अपने क्षेत्र में से लगान इकट्ठा करके, कर वसूल करके किसानों से और उसका कुछ हिस्सा अपने पास रख के बाकी राजा को पहुंचाता था। तो विशेष प्रकार की सेवाएं जमींदार के द्वारा राज्य को प्रदान की जाती थी, इसलिए राज्य उनको शक्तियां प्रदान करता था और वो प्रभुत्वशाली वर्ग हो गया था ग्रामीण भारत में। आगे बात करें, जमींदारों की समृद्धि की वजह थी उनकी विस्तृत व्यक्तिगत जमीन। बहुत बड़ी बड़ी उनकी व्यक्तिगत जमीनें होती थी, ये भी उनकी एक समृद्धि की वजह थी, अमीर होने की वजह थी। इन्हें क्या कहा जाता था? मिल्कियत कहते थे, यानी उनकी खुद की संपत्ति होती थी। अक्सर इन जमीनों पर दिहाड़ी के मजदूर या पराधीन मजदूर काम करते थे। जमींदार इतने प्रभुत्वशाली थे कि वो खुद अपनी जमीन पर कृषि या खेती नहीं करते थे, वो दिहाड़ी मजदूरों से उस पर खेती करवाते थे। जमींदारों की ताकत इस बात से भी आती थी कि वे अक्सर राज्य की ओर से कर वसूल करते थे। तो राज्य को वो अनेक प्रकार की सेवाएं देते थे, उनमें एक ये है कि राज्य के लिए वो अपने क्षेत्र में कर वसूल करते थे। कर वसूली का कुछ हिस्सा उनको मिलता था कमीशन के रूप में और बाकी वो राज्य के खजाने में जमा करवा देते थे। इसलिए राज्य की तरफ से भी उनको विशेष कुछ सुविधाएं मिली हुई थी जमींदारों को। इसके बदले उन्हें वित्तीय मुआवजा मिलता था, मतलब वो अपने क्षेत्र में कर वसूल करके राज्य के खजाने में जमा करवा देते थे। इसके बदले में उन्हें कुछ मुआवजा, कुछ कमीशन जमींदार को भी मिलता था उस कर में से। सैनिक संसाधन उनकी ताकत का एक और जरिया था। जमींदारों के पास खुद की सेनाएं होती थी, खुद के किले होते थे, हथियारबंद सैनिक, उनके पास सैनिक टुकड़ियां होती थी। तो ये जो ताकत होती थी जमींदार की, इसीलिए वो प्रभुत्वशाली वर्ग था। ज्यादातर जमींदारों के पास अपने किले भी थे और अपनी सैनिक टुकड़ियां भी थी, जिनमें घुड़सवार, तोपखाने और पैदल सिपाहियों के जत्थे भी होते थे। कुछ कुछ जमींदार तो बहुत बड़े होते थे और ये पूरी की पूरी सेना के साथ राज्य को, कभी कहीं युद्ध पे जाना होता था तो राज्य की सेना की सहायता करते थे। कभी कभी जमींदार विद्रोही भी हो जाते थे, राज्य के खिलाफ विद्रोह भी कर देते थे अपनी सेना के बल पे। आगे बात करें समसामयिक दस्तावेजों से, उस समय के जो दस्तावेज हैं उन समसामयिक दस्तावेजों से ऐसा लगता है कि जंग में जीत जमींदार की उत्पत्ति का संभावित स्रोत था। अब ये जमींदार की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका संभावित स्रोत हमें लगता है कि जंग में जीत। जब राज्य की सेना कहीं जंग लड़ने, लड़ाई लड़ने जाती थी तो उसमें जो सैनिक, जो अधिकारी बहुत ही बहादुरी दिखाता था, बहादुरी से लड़ता था, उसको बादशाह के द्वारा कुछ इनाम दी जाती थी और इनाम में अक्सर बड़ी बड़ी जमीन के टुकड़े उनको दे दिए जाते थे, जिससे वो जमीन, बड़ी बड़ी जमीन के टुकड़ों के मालिक बन गए और इसीलिए वो फिर प्रभुत्वशाली वर्ग बन गया। तो जमींदारों की उत्पत्ति का संभावित कारण हमें क्या लगता है? जंग में जीत, युद्ध में वो वीरता दिखाते थे तो उनको बहुत बड़ी जमीन इनाम में मिल जाती थी राजा की तरफ से और वो उसके मालिक बन जाते थे। इस तरह जमींदार वर्ग का शायद उदय होता चला गया। आगे बात करें, इससे भी महत्वपूर्ण थी जमींदारी को पुख्ता करने की धीमी प्रक्रिया। जो जमींदारी होती थी, जमींदार को जो जमीन मिल गई है अब उसको वो पुख्ता करवाना चाहता था कि परमानेंट वो ही यहाँ का जमींदार रहे, जमींदार को बदला नहीं जाए, उसकी ज़मीन लेके किसी और को नहीं दे दी जाए। तो किस प्रकार से वो अपने क्षेत्र को बढ़ाता था, अपनी शक्ति को कैसे बढ़ाता था और राज्य से कैसे अपनी जमींदारी को पुख्ता करवाता था।
तो देखिए कैसे ये बहुत धीमी प्रक्रिया थी पुख्ता करने की। कैसे होती थी ये? कई तरीकों से किया जा सकता था। क्या किया जा सकता था? जमींदारी को पुख्ता करने का कई तरीके होते थे। वो तरीके क्या थे? पहला है नई जमीनों को बसाकर। जो जंगली प्रदेश होता था जमींदार के क्षेत्र में, जमींदार को एक क्षेत्र मिल गया है, युद्ध में वो जीत के आया है, तो राजा ने खुश होकर उसे इनाम में जमीन दे दी है। अब उस जमीन के पास जो उसे मिली है कुछ जंगली भूमि है, अगर वो उस जंगली भूमि को भी साफ करवा के और वहां पर खेती करवाना शुरू कर देता है मजदूरों से, किसानों से, तो वो ज़मीन भी फिर उसकी अपनी हो जाती थी। तो पहली बात तो ये कि नई ज़मीनों में को बसाकर या जंगल की भूमि को साफ करवाकर वहां खेती करवाना शुरू कर देता था। दूसरी बात करें अधिकारों के हस्तांतरण के जरिए। राज्य जो है, कोई क्षेत्र राज्य का है और राज्य का सीधा शासन वहां पे चलता है। अब वो उस क्षेत्र में अपने सारे अधिकार किसको दे देगा? जमींदार को, कि इस क्षेत्र में सारे अधिकार जो बादशाह के थे उनका पालन अब कौन करेगा? जमींदार करेगा। उस क्षेत्र का पूरा शासन ही जमींदार संभालेगा। इस तरह उसकी जमींदारी पुख्ता हो जाती थी। आगे बात करें राज्य के आदेश से। कई बार राजा ही आदेश देता था किसी जमींदार की सेवाओं से खुश होकर कि ये जमींदारी अब पूर्णतः मैं इसी को दे रहा हूं और पुश्तैनी अधिकार इसके इस जमीन पर होंगे। तो इस तरह राज्य के आदेश के द्वारा भी अपनी जमींदारी को पुख्ता कर लेते थे। आगे बात करें या फिर खरीद कर। अक्सर जो बहुत ही पैसे वाले लोग होते थे, अमीर वर्ग जो होता था, वो किसी क्षेत्र को खरीद लेता था और खरीद के अपने नियंत्रण में ले लेता था। इस तरह वो उस क्षेत्र के जमींदार कहलाते थे। तो ये कुछ तरीके थे अपनी जमींदारी को परमानेंट करने के या पुख्ता करने के। आगे देखिए बच्चों, कई कारणों ने मिलकर परिवार या वंश पर आधारित जमींदारियों को पुख्ता होने का मौका दिया था। आगे बात करें, जमींदारों ने खेती लायक जमीनों को बसाने में अगुवाई की। बहुत सारी ऐसी जमीन थी जहाँ पे खेती होती थी, वहाँ पर भी और ज़्यादा खेती, अच्छी खेती हो। और इसके अलावा कुछ ऐसी खेती थी जो अभी बंजर है या जंगली प्रदेश है, लेकिन वहाँ खेती हो सकती है, ज़मीन अच्छी है वहाँ की, तो वो जंगल को साफ करवाते थे। जो खेती कर सके ऐसे लोगों को वो बुलाते थे और उस जगह पर बसाते थे, जो नई ज़मीन है वहाँ पर बसाते थे। उनको वो अपने सामान भी देते थे कृषि करने के लिए, बैल या हल जो उनको चाहिए वो ज़मींदार अपनी तरफ से देता था, ताकि वो प्रदेश जो अभी तक बंजर पड़ा हुआ था अब दूसरे समुदाय आके वहाँ खेती करेंगे तो जमींदार के क्षेत्र में उसकी आय बढ़ेगी। इसलिए जो जमींदार है कि जमींदारों ने खेती लायक ज़मीनों को बसाने में अगुवाई की और खेतीहरों को खेती के साजो सामान व उधार देकर उन्हें वहाँ बसने में मदद की। जो खेती कर सकते थे जो समुदाय, उनको अग्रिम वेतन या अग्रिम पैसे दे दिए जाते थे, साजो सामान दे दिए जाते थे खेती करने के लिए कि यहाँ पर तुम कृषि करो, जिससे जमींदार अपने क्षेत्र में अपनी आय को बढ़ा सके। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि जमींदार शोषण करने वाला तबका था। इतना होते हुए भी हम यहाँ समझेंगे कि जमींदार किसानों का शोषण करने वाला तबका था, क्योंकि वो किसानों से ज़्यादा लगान इकट्ठा करता था और जितना ज़्यादा लगान वो राज्य को देगा उतनी ही उसकी वाह होगी दरबार में कि वहाँ से सबसे ज़्यादा इनकम आती है। तो जो जमींदार था वो अपने आप को ज़्यादा अच्छा प्रशासक दिखाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा किसानों का शोषण करता था, ज़्यादा से ज़्यादा लगान इकट्ठा करता था, उसका कुछ हिस्सा अपने पास रख के राज्य को पहुंचाता था। तो एक तरह से वो किसानों का शोषण करता था। लेकिन इतना होने के बावजूद भी किसान और जमींदारों के संबंध अच्छे होते थे। किसानों को संकट के समय राजा तो बहुत दूर है, बादशाह बहुत दूर है, राजधानी में है, वो किसानों की समस्या सुनने वहाँ नहीं आएगा, इसलिए जमींदार ही उनकी समस्याएँ सुनता था और उनके जो बुरा वक्त होता था उनमें जमींदार ही काम आता था। तो देखिए, हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि जमींदार शोषण करने वाला तबका था, लेकिन किसानों से उनके रिश्ते में पारस्परिकता, पैतृकवाद और संरक्षण का पूट था। इतना होते हुए भी जमींदार से किसानों का कितना ही शोषण करें, लेकिन किसानों के मन में यह होता था कि पारस्परिकता, कि ये हमारे मालिक हैं और हम इनके सेवक हैं, इस तरह की भावना किसानों में होती थी। पैतृकवाद, कि ये जो पुत्र मर गया तो दूसरा, पिता मर गया तो उसके बाद पुत्र आएगा, वो जमींदार बनेगा, तो इस तरह वो मालिक की भावना होती थी और वो उनकी सेवा करते जाते थे वंशानुगत तरीके से। आगे करें संरक्षण का पूट, उनको लगता था कि ये हमारा मालिक है और हर संकट के समय ये ही हमारी रक्षा करेगा, हमें संरक्षण देगा। और आगे देखिए, दो पहलू इस बात की पुष्टि करते हैं। भले ही जमींदार शोषण करता था किसानों का, लेकिन फिर भी
किसान जो है जमींदार का सम्मान करते थे, उन्हें अपना पैतृक संरक्षक मानते थे। और इसके हमारे पास उदाहरण भी है, कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनसे इस बात की पुष्टि होती है। वो कौन से उदाहरण है देखिए। एक तो ये पहला उदाहरण, जो भक्ति आंदोलन हमने पढ़ा, जो भक्ति संत थे, भक्ति संतों ने जहां बड़ी बेबाकी से जातिगत और दूसरी किस्मों के अत्याचारों की निंदा की, जाति के आधार पर निम्न जाति पर जो अत्याचार होते थे उनकी उन्होंने निंदा की, जातिवाद की आलोचना की उन्होंने। वहीं उन्होंने जमींदारों को किसानों के शोषक या उन पर अत्याचार करने वालों के रूप में नहीं दिखाया। भक्ति संतों ने हर उस चीज की आलोचना की अपने भजनों में, अपने गीतों में, जो उस समय गलत थी, जो शोषणपूर्ण थी। लेकिन उन्होंने अपने भजनों और गीतों में कभी भी जमींदार की आलोचना नहीं की, जमींदार को किसानों पर अत्याचार करने वाला नहीं दिखाया। शायद इसीलिए जो आम जनता थी वो जमींदार का थोड़ा सम्मान करती थी। दूसरा क्या है, दूसरा बिंदु ऐसा क्या है जिससे हमें पता चलता है कि किसान जमींदार का सम्मान करते थे, वो ये है कि 17वीं शताब्दी में भारी संख्या में जो कृषक थे, कृषि में विद्रोह हुए। उनमें राज्य के खिलाफ जमींदार को अक्सर किसानों का समर्थन मिलता था। 17वीं शताब्दी में आके जो मुगल बादशाह थे उन्होंने कर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था, लगान बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। जमींदार को बाध्य किया जाता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लगान कृषकों से इकट्ठा करके बादशाह तक पहुंचाए, राजकोष में जमा कराए। तो जो जमींदार है वो इतना लगान इकट्ठा नहीं कर पाते थे, इसलिए वो राज्य के खिलाफ विद्रोह कर देते थे। और इस विद्रोह में किसानों ने जमींदारों का साथ दिया, ना कि राज्य का साथ दिया। तो किसानों के वो साथ थे उस संकट की, मतलब किसानों ने जमींदारों का साथ दिया उस संकट की घड़ी में जब उनकी लड़ाई बादशाह से या राज्य से चल रही थी। तो ये दो इस बात के उदाहरण हैं कि किसानों और जमींदारों के संबंध अच्छे थे, भले ही जमींदार एक शोषणपूर्ण समुदाय था जो किसानों का शोषण करता था। आगे देखिए बच्चों, भू राजस्व प्रणाली। अब तक हम जो बात कर रहे हैं कि कृषक समुदाय होते थे, कृषि बहुत ज्यादा होती थी, तो जो मुगल बादशाह थे वो किस प्रकार से लगान निश्चित करते थे। जितने भाग में कृषि हुई उस भाग का कितना हिस्सा राज्य को देना होता था कर के रूप में, ये सारी चीजें कैसे तय होती थी, वो हम बात करेंगे कि भू राजस्व प्रणाली क्या थी। जमीन से मिलने वाला राजस्व मुगल साम्राज्य की आर्थिक बुनियाद थी। हालांकि मुगल जो साम्राज्य था वो बहुत ही संपन्न था, बहुत ही विकसित एक साम्राज्य था। उनकी आय के बहुत सारे स्रोत थे, व्यापार होता था तो उससे चुंगी वसूल करते थे, और भी बहुत सारी आय के स्रोत उनके थे। लेकिन जो भू राजस्व है वही मुगल साम्राज्य की आर्थिक बुनियाद था। सबसे ज़्यादा इनकम उनको भू राजस्व से ही होती थी। आगे बात करें, इस कारण से भू राजस्व आकलन व वसूली के लिए यह जरूरी था कि राज्य एक प्रशासनिक तंत्र खड़ा करे। इसीलिए क्योंकि उनकी आर्थिक बुनियाद था, मुगल साम्राज्य की आर्थिक बुनियाद भू राजस्व था, इसीलिए राजस्व आकलन कि कितना हमें राजस्व इकट्ठा करना है, किसानों से कितना कर लेना है, और दूसरा है वसूली, फिर उनको कितना प्राप्त होता था, इन दोनों का आकलन किया जाता था, जरूरी था ये। अब बात आती है, एक अधिकारी होता था दीवान, जिसे हम वित्त मंत्री कहेंगे, वो ये सारी व्यवस्थाएं देखता था। तो दीवान क्या था, यह भी इस तंत्र में शामिल था। किसमें? राजस्व प्रणाली है, ये सब ये निर्धारित होती थी, कितना आ रहा है, कितना वसूल कर रहे हैं, कितना जमा है, ये सारी चीजें ध्यान रखने वाला वित्त मंत्री था। इसके दफ्तर पर, किसके? दीवान के। तो दीवान के दफ्तर पर पूरे राज्य की वित्तीय व्यवस्था व देखरेख की जिम्मेदारी होती थी। वित्त मंत्री कह सकते हैं उस समय का दीवान को। लोगों पर कर का बोझ निर्धारित करने से पहले मुगल राज्य ने जमीन और उस पर होने वाले उत्पादन के बारे में खास किस्म की सूचनाएं इकट्ठा करने की कोशिश की। जो मुगल साम्राज्य होता था उसमें जो भूभाग है, किस भूभाग से कितना राजस्व हमें प्राप्त करना है, कितना कर हमें प्राप्त करना है, ये पहले निश्चित किया जाता था। मुगल साम्राज्य में जो बादशाह अकबर था उसने पूरे राज्य की जमीन को नपवाया, और नपवाने के बाद निश्चित किया जाता था कि इतनी जमीन पे खेती हो रही है तो इतना लगान हमें मिलना चाहिए, मतलब पूरा सर्वेक्षण किया जाता था। आगे बात करें, भू राजस्व के इंतजाम में दो चरण होते थे। जो भू राजस्व है उसको निश्चित करने के दो चरण होते थे। पहला है कर निर्धारण। कोई गांव है या कोई किसान है, उस किसान की देख ली कि इतनी जमीन पे ये खेती करेगा, इतनी जमीन पे खेती करेगा तो इतना तो
अनुमान लगा लिया जाता था कि इतनी ज़मीन पे खेती करेगा तो कितनी फसल पैदा करेगा, उस फसल में से इतना इसका और इतना 1/3 जितनी पैदा करता था उसका 1/3 किसका होता था, राज्य का। तो ये क्या होता था, निर्धारित करना, राजस्व निर्धारित कर लिया जाता था, अनुमान लगा लिया जाता था कि इतना राजस्व राज्य को मिलना चाहिए। दूसरा है वास्तविक वसूली, लेकिन कई बार वास्तविक वसूली उतनी नहीं हो पाती थी जितना अनुमान लगाया। फसल खराब हो गई, बारिश आ गई, अकाल पड़ गया, कुछ भी हुआ, या किसान ने अपनी मर्जी से नहीं दिया, राजस्व चोरी कर लिया किसान ने, तो किसी भी तरीके से कई बार जितना अनुमान लगाया जाता था उतना राजस्व प्राप्त नहीं होता था, थोड़ा कम होता था। तो 2 चरण हो गए, कर निर्धारित किया जाता था और बाद में जब फसल तैयार हो जाती थी तो उसकी वसूली की जाती थी, वसूली अक्सर कम होती थी। तो देखिए आगे, जमा निर्धारित रकम थी, जो निर्धारित किया जाता था कि कितना राजस्व मिलेगा राज्य को, वो तो होता था जमा। दूसरा है हासिल, हासिल वो होता था जो सचमुच में रकम प्राप्त होती थी, जो वसूल होती थी। तो 2 हो गए। जमा वो होता था जो निर्धारित किया जाता था, लगान जमीन से इतना आना चाहिए, लेकिन उतना आता नहीं था, कम आता था, जो कम आता था वो उसे कहते थे वसूली। वास्तव में कितना आया वो होता था वसूली। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। अब एक और अधिकारी का नाम आ रहा है आमिल गुजार। ये जो आमिल गुजार होता था, ये एक क्षेत्र में लगान वसूली की पूरी जिम्मेदारी देखता था, एक अधिकारी होता था। आमिल गुजार या राजस्व वसूल करने वाले अधिकारियों को अकबर ने ये हुक्म दिया था कि जहां तक उसे, किसे, आमिल गुजार जो अधिकारी है उसको बादशाह अकबर ने हुक्म दिया कि जहां तक कोशिश करनी चाहिए कि खेती हर नगद भुगतान करें, जो किसान है खेती करने वाले वो राजस्व का नगद भुगतान करें, इतनी कोशिश की जानी है। लेकिन फिर अकबर ने आगे इनको ये भी आदेश दिया कि अगर किसी के पास नगद नहीं है, मान लो उसने गेहूं पैदा किए और फिर कहेंगे कि गेहूं का जो राजस्व है वो नगद में भुगतान करो, लेकिन नगद नहीं है और वो कहे कि गेहूं ही ले जाओ राजस्व में, तो फिर इस तरह भी ले सकते हैं। तो देखिए, वहीं फसलों में भुगतान का विकल्प भी खुला रहे। तो अकबर ने आदेश दिया था आमिल गुजार और अन्य राजस्व इकट्ठा करने वाले अधिकारियों को कि ज़्यादा प्राथमिकता तो देनी है नकदी में लगान वसूली को, लेकिन अगर कोई फसल के रूप में भुगतान करना चाहे राजस्व का तो वो भी रास्ता खुला रखा जाए। तो राजस्व निर्धारित करते समय राज्य अपना हिस्सा ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश करता था। तो राज्य जितना भी पैदा करता था किसान, उसका 1/3 कौन ले लेता था, राज्य। और राज्य ज़्यादा से ज़्यादा फसल ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करने का अनुमान लगाता था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसको आय हो। और जो अनुमान होता था उसे जमा कहते थे और जो इकट्ठा किया जाता था उसको वसूली कहते थे। हर प्रांत में जुती हुई जमीन और जोतने लायक जमीन दोनों की नपाई की गई, पूरी नाप तोल की जाती थी। अकबर के जो राजस्व मंत्री थे वो राजा टोडरमल थे और उनके द्वारा पूरे प्रांत, अकबर के समय 12 प्रांत थे, ऐसा हमें आईने अकबरी में उल्लेख मिलता है, और सभी भूभाग की नपाई की गई। तो हर प्रांत में जुती हुई जमीन और जोतने लायक जमीन दोनों की नपाई की जाती थी। जैसे हमें एक उदाहरण भी मिलता है कि 1665 में औरंगजेब ने अपने राजस्व कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि हर गांव में खेतीहरों की संख्या का सालाना हिसाब रखा जाए, हर वर्ष नपाई की जाए, अगर कुछ कमती बढ़ती होती है ज़मीन नपाई वगैरह तो उसका भी ध्यान रखा जाए। इसके बावजूद सभी इलाकों की नपाई सफलतापूर्वक नहीं हो पाती थी। इतने आदेश होते थे, इतने अधिकारी कर्मचारी होते थे, फिर भी सभी भूभाग की, पूरे भूभाग की नपाई नहीं हो पाती थी, क्योंकि हमने अभी देखा था कि कुछ ऐसे भी प्रदेश थे जो जंगली प्रदेश थे, जहाँ पर झाड़ियाँ थी, पहाड़ थे, उनको नापना बहुत मुश्किल था। तो पूरे प्रदेश की नपाई नहीं हो पाती थी। जैसा कि हमने देखा है कि उपमहाद्वीप के कई बड़े हिस्से जंगलों से घिरे हुए थे और इनकी नपाई नहीं हो पाई थी। ठीक है बच्चों, देखिए आगे। अभी नाम आया था एक अधिकारी आमिल गुजार और एक अधिकारी यहाँ नाम है अमीन। अब ये अमीन कौन होता था? अमीन एक मुलाजिम था जिसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना थी कि प्रांतों में राजकीय नियम कानूनों का पालन हो। एक प्रांत का अधिकारी मान सकते हो आप अमीन को, और इसकी ये जिम्मेदारी थी कि उसके प्रांत में, जैसे अकबर के समय 12 प्रांत थे और प्रांत के अधिकारी को अमीन, तो अमीन की यह जिम्मेदारी होती थी कि उसके प्रांत में सारे राजकीय नियम कानूनों का पालन होता रहे। आगे देखिए मनसबदारी व्यवस्था के बारे में। जो मुगल राज्य था
मुगल साम्राज्य था, इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी व्यवस्था भी ये होती क्या थी, तो देखिए, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के शीर्ष पर एक सैनिक नौकरशाही तंत्र था और उसी को क्या कहते थे, मनसबदारी। मतलब मुगल राज्य में जितने भी अधिकारी होते थे वो सैनिक अधिकारी होते थे। जैसे राजा टोडरमल राजस्व मंत्री था तो भी उसे सेनापति भी रहना पड़ता था, युद्ध के समय उसे सेना के साथ लड़ने भी जाना होता था। जैसे राजा बीरबल का तो आपने नाम सुना ही होगा, अकबर के साथ बीरबल। तो बीरबल बुद्धिमान था, ठीक है, बहुत ज़्यादा, उसके दरबार में नवरत्नों में भी शामिल था, लेकिन फिर भी उसे सैनिक अधिकारी के पद का भी दायित्व निर्वाह करना होता था। मतलब मुगल साम्राज्य में जितने भी अधिकारी होते थे वो सब सैनिक अधिकारी भी होते थे। अब सैनिक अधिकारी में ये होता था कि जैसे राजा मानसिंह है, वो एक सैनिक अधिकारी था, तो कहेंगे 7,000 का मनसबदार था। मतलब उसके नीचे 7,000 सेना काम करती थी, 7,000 सेना का वो सेनापति होता था, ऐसा मान सकते हैं। तो इसी को क्या कहते थे, मनसबदारी प्रथा, कि किस अधिकारी के नीचे कितनी सेना काम करेगी, बस इसी को क्या कहते थे, मनसबदारी प्रथा। फिर से देखिए एक बार, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के शीर्ष पर एक सैनिक नौकरशाही तंत्र था और उसी को क्या कहते हैं, मनसबदारी, जिस पर राज्य के सैनिक व नागरिक मामलों की जिम्मेदारी होती थी। इन सैनिक अधिकारियों पे ही सैनिक जिम्मेदारी के साथ साथ नागरिक जिम्मेदारियां होती थी, वो भी ये निर्वाह करते थे। कुछ मनसबदारों को नकदी में भुगतान किया जाता था। अब जो मनसबदार थे उनको तनख्वाह मिलेगी। मान लो राजा मानसिंह के नीचे 7,000 सेना है, तो 7,000 सेना का खर्चा भी तो राजा मानसिंह उठाएगा। इसके लिए अक्सर नगद में दे दिया जाता था कि 7,000 सेना के हिसाब से इतना आपका वेतन बनता है, आप 7,000 सेना को भी दे सको। और अक्सर ऐसा भी किया जाता था कि 7,000 सेना का खर्चा चल सके, इतना बड़ा जमीन का भूभाग उसे दे दिया जाता था। इसे मतलब किसी ऐसे क्षेत्र का जमींदार बना देते थे कि उस क्षेत्र से उसकी सेना का खर्चा चल सके। अक्सर नकदी में भी भुगतान किया जाता था और जमीन के रूप में भी भुगतान किया जाता था मनसबदारों को उनके वेतन का। तो कुछ मनसबदारों को नकदी में भुगतान किया जाता था, जबकि उनमें से ज्यादातर को साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में राजस्व के आवंटन के जरिए भुगतान किया जाता था। भूमि दे दी जाती थी, इस तरह भी भुगतान किया जाता था। समय समय पर उनका तबादला भी किया जाता था। जो मनसबदार थे वो अलग अलग क्षेत्र में सूबेदारी के पद पे भी रहते थे और समय समय पर उनका तबादला भी किया जाता था एक प्रांत से दूसरे प्रांत में। ठीक है बच्चों, तो ये थी मुगल काल में मनसबदारी प्रथा। आगे बात करें अकबर के शासन में भूमि का वर्गीकरण। अकबर के शासन का जो महत्वपूर्ण स्रोत है जिसके आधार पर हम ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं वो है आइन ए अकबरी। और ये ग्रंथ किसने लिखा था, अकबर के दरबारी विद्वान अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। उस आइन ए अकबरी में ही हमें कुछ ऐसी चीज़ें मिली है कि अकबर के शासनकाल में भूमि का भी वर्गीकरण, सारी भूमि को नापा गया और फिर भूमि को अलग अलग वर्गीकृत किया गया, और वो वर्गीकरण हम यहाँ देखेंगे। तो देखिए, आइन मतलब आइन अकबरी में वर्गीकरण के मापदंड को निम्नलिखित सूची दी गई है। भूमि के वर्गीकरण जो किया गया है उसकी सूची दी गई है। अकबर बादशाह ने अपनी गहरी दूरदर्शिता के साथ जमीनों का वर्गीकरण किया और हर एक के लिए अलग अलग राजस्व निर्धारित किया। कोई ऐसी भूमि है जहां पर सिंचाई के पर्याप्त साधन है, जहां साल में 3-3 फसलें पैदा की जा सकती है। कोई ऐसी भूमि है जहां पर साल में केवल 2 ही फसलें या कहीं एक ही फसल पैदा होती है। तो दोनों जगह राजस्व अलग अलग होना चाहिए ना। जहां ज़्यादा पैदा होती है वहां राजस्व ज़्यादा लेना चाहिए, जहां कम पैदा होती है वहां से राजस्व कम लेना चाहिए। तो ऐसी व्यवस्था अकबर के द्वारा की गई थी। पूरी भूमि को नापा और उसे कई अलग अलग भागों में बांट दिया गया था। ऐसा हमें आइन ए अकबरी जो ग्रंथ है उसमें उल्लेख मिलता है। तो देखिए, पहली भूमि है पोजल। अब पोजल क्या होती थी, पोजल वह जमीन है जिसमें एक के बाद एक हर फसल की सालाना खेती होती थी, जिसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता था। ये भूमि कभी खाली नहीं होती थी, साल में 3 फसलें यहाँ पे होती थी और उस भूमि को क्या कहते थे, पोजल। मतलब उपजाऊ भूमि थी और साथ ही में सिंचाई के साधन भी यहाँ पर उपलब्ध थे। तो अच्छी भूमि थी कौन सी, पोजल भूमि। तो सबसे ज़्यादा राजस्व यहीं से वसूल किया जाता था। दूसरी है परोती। परोती या जिसे हम पड़ती भूमि कहते हैं, उसे परोती भूमि नाम दिया है आईन अकबरी में। वह जमीन है जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती है ताकि वह अपनी खोई हुई ताकत वापस पा सके। हम कह सकते हैं कि ऐसी भूमि जहां पर
मतलब 1 साल तो खेती कर ली, फिर उसको 1 साल खाली छोड़ दिया जाता है ताकि वो अपनी शक्ति मतलब उर्वरक शक्ति वो भूमि अपनी वापस प्राप्त कर ले। फिर 1 साल खाली छोड़ के अगले साल खेती की जाती है। तो ऐसी जमीन से राजस्व थोड़ा कम वसूल किया जाएगा पोजल भूमि की अपेक्षा। अगला कौन सा है? चच्चर या चाचर कहते हैं या चच्चर भूमि। चच्चर वह जमीन है जो 3 या 4 वर्षों तक खाली रखी जाती है। कुछ ऐसी भूमि थी जिसमें एक बार बुआई कर ली तो फिर 4 साल तक, 1 साल उसमें बुआई कर ली, फिर 4 साल तक उसे खाली छोड़ा जाता है क्योंकि वो इतनी उपजाऊ नहीं है। 4 साल में दोबारा से वो उपजाऊ बन जाती है तो फिर 4 साल बाद खेती करते हैं। एक ये भूमि हो गई। अगली कौन सी है? बंजर। वह जमीन है जिस पर 5 या उससे ज्यादा वर्षों से खेती नहीं की गई हो। बंजर भूमि जो 4-5 सालों से, 5 साल या उससे ज़्यादा हो गए उस पर खेती किए हुए, क्योंकि लोग खेती नहीं करते क्योंकि वहाँ ज़्यादा पैदा नहीं होता, तो वो कौन सी? बंजर भूमि है। अगली है पहले 2 प्रकार। अब पहले 2 प्रकार कौन कौन से हैं? पोजल और परौती भूमि। ये अच्छी भूमि थी। तो पहले 2 प्रकार की जमीन की 3 किस्में हैं, कुछ बहुत अच्छी, कुछ मध्यम और कुछ खराब, और उसी आधार पर वहां से राजस्व वसूल किया जाता था। आगे बात करें, वे हर किस्म की जमीन के उत्पादन को जोड़ देते थे। जितनी भी जमीन है उसके सबके उत्पादन को वो जोड़ देते थे, और इसका तीसरा हिस्सा मध्यम उत्पादन मान लिया जाता था। सभी प्रकार की भूमि को जोड़ लिया और ऐसा अनुमान लगा लिया कि सभी प्रकार की भूमि को जोड़ने के बाद 10 क्विंटल गेहूं वहां पर मान लो पैदा होता है, तो उसका फिर तीसरा हिस्सा निकाल लिया जाता था, और फिर तीसरे हिस्से का 1/3 हिस्सा शाही शुल्क माना जाता था। राजस्व कितना लेते थे? 1/3 राजस्व कुल उत्पादन का वो लेते थे। आगे बात करें, ये आप एक मैप देख रहे हो भारत का, मध्यकालीन भारत, 16वीं-17वीं शताब्दी का जो भारत है उस समय का मैप। 3 मुगल बादशाहों के दौरान किस तरह मुगल साम्राज्य का विस्तार होता गया वो इस मैप में हम देखेंगे। कि सबसे पहला मुगल बादशाह था बाबर, और बाबर जब आया 1530 में तो ये उसका साम्राज्य था। बाबर के साम्राज्य में कंधार, काबुल, लोहार, पानीपत, दिल्ली और आगरा, ये सारे क्षेत्र उसके साम्राज्य में शामिल थे। बाबर के बाद उसका बेटा था हुमायूं, हुमायूं के बाद बादशाह आया था अकबर। तो अकबर के शासनकाल में ये नए क्षेत्र जीत लिए गए थे, जैसे इधर वाला क्षेत्र, और ये आमेर और अजमेर भी उसके नियंत्रण में था। तो इस तरह अकबर के समय इतना बड़ा साम्राज्य था, बाबर वाला और प्लस अकबर वाला मिला देते हैं। फिर अकबर के बाद जहांगीर और शाहजहां, और शाहजहां के बाद जो अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह था उसका नाम था औरंगजेब। और औरंगजेब का सभी मुगल बादशाहों में सबसे बड़ा साम्राज्य था, और इसके समय दक्षिण भारत में भी मुगल साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार हुआ। तो इस तरह देखिए कश्मीर वगैरह ये पूरा क्षेत्र औरंगजेब के समय जीत लिया गया था। तो इस तरह औरंगजेब का साम्राज्य बहुत बड़ा था। ठीक है बच्चों, आपको कक्षा पसंद आई होगी, समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।